नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में आज की कवर स्टोरी, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने जिहादी तकरीर के जरिए क्या भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। जिहाद का ऐलान, छिड़ गया संग्राम। आज सबसे पहले बात मदनी की जिहादी तकरीर की, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल खुद उन्होंने किया है। कवर स्टोरी नंबर 2, कांग्रेस ने कैसे मोदी की आशंका को सही साबित कर दिया। मोदी ने कहा ड्रामा करने के लिए और भी जगह है, संसद में डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं, तमाशा नहीं। इसकी ठीक बात कांग्रेस के एक सांसद संसद में डॉग लेकर क्यों पहुंच गई, क्या विवादित बयान दे दिया, इसकी बात, ड्रामा, डिलीवरी। कवर स्टोरी नंबर 3, बंगाल में वक्फ कानून लागू, ये चुपके से लागू कर दिया गया। खबर बताएंगे आपको, पहले विरोध अब चुपके से लागू। ये बिहार में हार का डर, यहां हो गया सरेंडर, पूरी खबर समझाएंगे आपको। और चौथी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में तानाशाही का नया टर्म शुरू होने वाला है। क्या इमरान खान के बाद अब उसकी बहन का भी नंबर लगने वाला है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर आ गई है, लालू प्रसाद यादव के आलीशान बंगले की तस्वीरें दरअसल बीजेपी ने जारी कर दी है और बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा बंगला नजर आ रहा है लालू प्रसाद यादव का। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं ये लालू का शीश महल है। अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के इस कथित बीजेपी के हिसाब से शीश महल पर, इस बंगले पर बीजेपी ने हमला बोला है कि भाई जांच होनी चाहिए। पटना के पास दानापुर में बन रहा है ये आलीशान बंगला। ये बंगले की तस्वीर दिखाइए भाई। लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं है तो ये बंगला कैसे बन गया है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये आ गया। देखिए अब आप मुझे हटाइए स्क्रीन से, ये देखिए आप तस्वीरें। ये बंगले की तस्वीर अगर हम दिखाएं, जो बंगला आपको नजर आएगा वो बहुत आलीशान, बहुत बड़ा बंगला है। उसको लेकर बीजेपी के हैं ये वो बंगला, संजय जायसवाल, उन्होंने बोला कि ये इतना बड़ा बंगला, आलीशान बंगला। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं लालू का शीश महल है ये, और बीजेपी के नेता संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं, साहब जब कोई बिजनेस ही नहीं है लालू राबड़ी का तो बंगला कैसे। और इसकी वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइल वगैरह सब देखी जाएगी, जरूरत हुई तो जांच की जाएगी। वो कह रहे हैं इनकम टैक्स फाइल वगैरह देखी जाएगी, कुछ घपला घोटाला मिला तो इसकी जांच की जाएगी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलीशान बंगला, बीजेपी के हिसाब से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का जो बंगला बन रहा है, ये बन कहाँ रहा है, पटना के पास दानापुर में ये बंगला बन रहा है बीजेपी के हिसाब से। और वो बार बार बीजेपी सवाल पूछ रही है, साहब जब लालू राबड़ी का कोई बिजनेस नहीं है तो इतना बड़ा बंगला बन कैसे रहा है। आगे बढ़ेंगे। आज शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, मदनी के जिहाद के ऐलान की। बात सबसे पहले इसकी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। देश के सनातनी सड़कों पे उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। पहचान होगी मुर्दा कौन होने की। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। साहब छोड़ दीजिए, अब हम लोग आप पर छोड़ देते हैं। ये जिहाद वाली भाषा, ये देश तोड़ने की परिभाषा है या नहीं है। मदनी साहब कह रहे हैं कि एक तरीके से जिहाद का ऐलान, जिहाद का खुला ऐलान। कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा, साहब ये टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली भाषा है, ये सांप्रदायिक जहरीली भाषा है, ये देश के युवाओं को भड़काने वाली भाषा है। जिहाद का खुला ऐलान करने वाले कोई और नहीं, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। उनकी जिहादी तकरीर भोपाल में, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भोपाल के कार्यक्रम की है। भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम में उन्होंने जिहाद को जुल्म से जोड़ते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों का गलत इस्तेमाल किया, उसको हिंसा से जोड़ दिया।
जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल हुआ, उसको हिंसा से जोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं जिहाद तो होना चाहिए, जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके इस जिहाद वाले बयान को लेकर बवाल छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ये बीजेपी हिंदूवादी संगठन नहीं, वो तो बता रहे हैं जहरीला और सांप्रदायिक। आप जानकर हैरान हो जाएंगे साहब, कई मुस्लिम संगठन और मौलाना भी मदनी की इस जिहादी तकरीर को गलत मान रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन उनकी इस जिहादी सोच को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बता रहे हैं। सिर्फ बीजेपी या राइट विंग या हिंदूवादी संगठन नहीं, बल्कि कई मुस्लिम स्कॉलर्स, कई मुस्लिम जानकार, कई इस्लामिक जानकार, कई मुस्लिम उलेमा कह रहे हैं बहुत ही सांप्रदायिक जहरीला बयान दिया मदनी ने। कई नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि सनातनी ना उन्हें मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। कह रहे हैं कि मदनी को ना मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। ये कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं साहब कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सम्मान करने वाले मुसलमानों को जानते हैं मदनी ने क्या बोला? मुर्दा कौम। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान करने वाले मुसलमान जो हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा कौम। सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत को सर्वोच्च कहलाए जाने का, सुप्रीम कहलाए जाने का अधिकार नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब की मदनी की जिहाद वाली भाषा क्या मुसलमानों को देश के लिए उकसाने की परिभाषा है या नहीं है? ये आप लोग तय करें कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अगर मैं सही बताऊं, अगर मैं सिर्फ इस बयान को सुनूं तो मुझे लगेगा ये पाकिस्तान से कोई तकरीर है कि जब जुल्म हो तो जिहाद हो। क्या मदनी अपने इन कोट अनकोट, जो उनका शब्द है जिहाद, जिहादी विचारों से देश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तनाव बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा? क्या मदनी के भाषण से भारत के संवैधानिक ढांचे और एकता को खतरा है या नहीं है? यह आप लोग तय करें। जुल्म होगा तो जिहाद होगा। और वंदे मातरम गाने वाली जो कौम, वो मुर्दा कौम है मुसलमान, जो वंदे मातरम गाती है। मतलब आप सोच कर देखिए, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अशफाक उल्लाह खान से लेकर कितने लोग, वो सारे मुर्दा कौम मदनी साहब के लिए। मतलब अशफाक उल्लाह खान से जितने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह आजाद, एक ही सांस में नाम लिया जाता है ना, सबका राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बिस्मिल्लाह आजाद, अशफाक उल्लाह खान, सबका एक ही सांस में नाम लिया जाता है। उन्होंने वंदे मातरम के लिए, भारत की मिट्टी के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वो सारे मुर्दा कौम। जिस तरह मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, क्या उससे असंवैधानिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? सुप्रीम, वैसे तो कहते हैं संविधान सुप्रीम, संविधान सुप्रीम, संविधान से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन अपने पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं। वंदे मातरम का सम्मान करने वालों को मुर्दा कौम बताना क्या कट्टरपंथियों को भड़काना नहीं है? सीधा सा सवाल है, बुरा लगे सही लगे। क्या मदनी चाहते हैं कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर भरोसा करना छोड़ दें? ऐसा करते हैं, आगे कुछ और कहें, किसने क्या कहा। संगीत सोम का बयान भी आपको सुनाएंगे। कह रहे मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तान छोड़कर आना चाहिए ऐसे लोगों को। वो सब आगे बताएंगे। और ये भी बताएंगे साहब कि उनकी सोच को भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलेन जिन्ना से क्यों जोड़ा जा रहा है। कुछ इसी तरह की तकरीरें जिन्ना भी देता था क्या, कुछ लोग क्यों जिन्ना से जोड़ रहे हैं, और उनकी जिहादी तकरीर की टाइमिंग पर भी क्यों गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। SIR, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ, वो सारी चीजें। लेकिन पहले एक बार बयान सुनिए पूरा। वैसे आपको भरोसा नहीं होगा कि भारत का कोई नेता, भारत की मिट्टी से प्यार करने वाला, भारत के तिरंगे को नमन करने वाला, कोई भारतीय राष्ट्रवादी इस तरह का बयान भारत की जमीन से दे सकता है। सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट
उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। सोचकर देखिए, यकीन मानिए जब मैंने भी ये बयान सुना मुझे लगा कि आजकल एआई के ज़माने में कुछ भी संभव है साहब। चेक कर लीजिए कि क्या वाकई मदनी साहब ने इस तरह की तकरीर दी है कि वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तब तक कहलाने लायक है जब तक ऐसा ऐसा है। ये सारे बयान पहली नज़र में हो सकता है आप ठीक से सुन ना पाए हो, एक बार दोबारा से सुनिए। और मैं इसलिए बार बार सुना रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को एहसास हो कि जो ढाई मोर्चे वाली बात हर कोई करता है और आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जिनकी सोच जहरीली है नहीं, आप लोग तय करें। बयान सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कानून का पालन, आईन, ये लोग समझाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। देश के सुप्रीम कोर्ट को ये लोग समझाएंगे कानून का पालन कैसे होता है, आईन का पालन, संविधान। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों को इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है। मतलब भारत में डेमोक्रेसी ठीक है, सब होनी चाहिए, लोकतंत्र बहुत जरूरी है, लेकिन ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये खोलकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना मानना, ये और वंदे मातरम गाने वाली मुर्दा कौम, ये लोकतंत्र की अति है। मदनी के इस बयान का मतलब क्या ये है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? मदनी क्या भारत में मुसलमानों को जिहाद के नाम पर क्या उकसा रहे हैं क्या? क्योंकि अपनी जिहादी तकरीर में वो ये भी कह चुके हैं साहब कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और अन्य कई मामलों में अदालतों के फैसलों से लगता है कि वो दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं है। इस जिहादी मानसिकता, इस जिहादी तकरीर में मदनी ने यहां तक कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द का ना बदनाम कर दिया। जिहाद शब्द को ना बदनाम कर दिया। किसने कर दिया साहब? जो जिहाद के नाम पर आकर आतंकी हमला कर रहे हैं, उन्होंने जिहाद शब्द को बदनाम किया या किसने किया? कह रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। हालांकि इस तकरीर में मदनी ने ये भी ध्यान दीजिएगा, ना तो सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने वाले, इस्लाम का अंग बताने वाले डॉक्टर उमर को इस्लाम का दुश्मन बताया। बताते साहब, आप बताते ना, वो डॉक्टर उमर फिदाइन जिसने लाल किला हमला किया, जो उड़ गया, ये उड़ने वाला डॉक्टर फिदाइन, कट्टर डॉक्टर आतंकवादी, जिसने कहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग जो शहादत है ये इस्लाम में है, बताया था ना, उसको बताया वो इस्लाम का दुश्मन। बताना चाहिए था, क्योंकि वो तो जिहाद के नाम पर ये सब कर रहा है। ना उन आतंकवादियों को इस्लाम का दुश्मन बताया जिन्होंने जिहाद के नाम पर पहलगाम नरसंहार से लेकर दिल्ली ब्लास्ट में निर्दोष लोगों की हत्याएं की। साहब यहां तक कि मदनी ने तो थूकने वाली घटनाओं को भी गलत बताया। नाई कलावा पहनकर झूठे नाम, गलत नहीं बताया उन्होंने। मतलब वो कह देते कि यहां थूक जिहाद का नाम दिया जाता है, जो कि गलत है, लेकिन उन थूकने वाली घटनाओं की भी निंदा करनी चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए वो सब। कलावा पहनकर, झूठे नाम पहचान रखकर एक धर्म की बेटियों को टारगेट करने को भी क्या उन्होंने गलत बताया? वो मतलब यही कहते रहे साहब कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। जबकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि खुद को मुसलमान बताने वाले आतंकवादियों ने जिहाद के नाम से 9/11 से लेकर 26/11 और अभी 10/11 जो दिल्ली में हुआ, वो सारे हमले किए। पहलगाम में तो धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं का नरसंहार किया था ना। हालांकि साहब एक चीज है, जिहाद शब्द को अगर देखा जाए तो उसकी परिभाषा को लेकर अलग अलग पक्ष विपक्ष हो सकता है, बल्कि मुस्लिम समाज के दो लोग आमने सामने हो गए हैं, मदनी, दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान। अब ये सुनिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मौलाना मदनी के जुल्म जिहाद वाले बयान पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जब कश्मीर में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे तो मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया उन लोगों के खिलाफ। बड़ा वाजिब सवाल है साहब, सोच कर देखिए कितना गहरा सवाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पूछा। कश्मीर में जब हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे जिहाद के नाम पर, जो बिहार के राज्यपाल ने सवाल उठाया आरिफ मोहम्मद खान कि जब हिंदुओं पर कश्मीर में जुल्म हो रहे थे जिहाद के नाम पर, तब मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया उन लोगों के खिलाफ। जब हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ तब मदनी ने जिहाद क्यों नहीं किया। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि कुरान में जिहाद का मतलब बेशक अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, वही जिहाद है। लेकिन पूछ लिया पलट के, देवबंद के मदरसों में इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ मदनी क्यों नहीं खड़े होते, ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पूछा। मतलब आरिफ मोहम्मद खान साहब ने खुलकर कहा कि गरीब पर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना बेशक जिहाद है, लेकिन देवबंद में बच्चों को जिहाद की ये परिभाषा फिर क्यों सिखाई जाती है कि कोई व्यक्ति इस्लाम को ना माने तो उसके खिलाफ लड़ना ये जिहाद है। अच्छा, बीजेपी के नेता संगीत सोम तो लाइन ही क्रॉस कर गए साहब, वो तो कह रहे हैं मदनी के जिहाद वाले बयान पर उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। वैसे इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा साहब। उन्होंने देश भर में मदरसों पर बैन लगाने की मांग कर डाली, सुनिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है, लेकिन ये किसको कहते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने। मतलब मैं आपको इनवाइट करूँ कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता आया हूँ, और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। देखिए, ये उकसाने वाले बयान, भड़काने वाले बयान अगर दोनों तरफ से आ रहे हैं, मगर मेरी नज़र में जो सबसे खतरनाक, खौफनाक, उकसाने वाला, भड़काने वाला, आपत्तिजनक बयान जो है ना, वो है कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक तब है जब ऐसा होगा। मतलब बाबरी केस से लेकर, विवादित ढांचा केस से लेकर ट्रिपल तलाक तक जैसे मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही है। कहा कि ज्ञानवापी मथुरा जन्मभूमि केस का भी जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 को नजरअंदाज करके इन मामलों में सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के काबिल है जब वो संविधान, यानी कि आईन, संविधान और कानून के अनुसार चले। अगर ऐसा नहीं है तो देश की सबसे बड़ी अदालत को वो सुप्रीम भी नहीं मानते हैं साहब, वो खुलकर कह रहे हैं। जमीयत के जिस जलसे में मदनी पर देश विरोधी तकरीरें करने के आरोप लगे, उसी जलसे में 3 ऐसे मुद्दों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए जिन मुद्दों पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कठोर कानून बनाकर उसे लागू कर चुकी है। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, अगर संविधान सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, देश का आईन, देश का संविधान, तो संविधान में इसका जिक्र है यूसीसी का। समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पास। दूसरा, लव जिहाद को भ्रामक आरोप बताने के संबंध में प्रस्ताव। और तीसरा, असम में निष्कासन और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव। इसलिए मदनी की जिहादी तकरीर की टाइमिंग पर भी ध्यान दीजिए, जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि यह बयान की टाइमिंग समझिए कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक है या नहीं है। कब बयान दिया? जब देश के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है, एसआईआर, जिससे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए तेजी से अपने देश वापस भागे, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है, सुनवाई चल रही है। और बल्कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहेगा ना इन लोगों के हिसाब से,
यूपी और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी वंदे मातरम को स्कूलों में गाए जाने का, संपूर्ण वंदे मातरम गायन का भी ऑर्डर आया। जल्दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, इसके विरोध में याचिका अभी भी हाई कोर्ट में है। असम में एनआरसी लागू है, कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सबसे बड़ा सवाल वक्फ। अब वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब फेवर में आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही नहीं रहेगी इन लोगों के हिसाब से। मदनी के बयान पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल, कह रहे हैं कि जब मदनी के फेवर में फैसला ना आए तब इनके लिए कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मदनी सिर्फ जज्बाती जुमले बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जमीयत के 100 साल में उन्होंने कितने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ हिंदूवादी संगठन, राइट विंग, बीजेपी ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज में ही घिरते नजर आ रहे हैं जिहाद का खुला ऐलान करने वाले मदनी। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिस तरीके से वो फतवे और तकवे की बात कर रहे हैं, ये सब वहाँ होता है जहाँ शरिया लागू हो। यहाँ तो शरिया लागू नहीं है। आप जाएंगे सऊदी अरब के अंदर, वहाँ अगर कोई चोरी करता है तो इस्लाम कहता है उसके हाथ काट दिए जाए। तो क्या मौलाना मदनी साहब ने कभी किसी मुल्जिम के खिलाफ मांग की कि उसके हाथ काट दिए जाएं? नहीं किए। इस वक्त मुसलमान को जज्बात की नहीं, हिकमत की जरूरत है, आग की नहीं, तदबीर की जरूरत है। आपने आग में तेल डाला है। आपने जो जुमले कहने बंद कर दिए थे कुछ नफरती चिंटुओं ने, उनको फिर कहा है कि नहीं, दोबारा लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये सारे जिहाद के नाम पर जिस तरह से जिहाद को बदनाम किया जा रहा है गलत नामों के साथ में, आपने फिर उनको कहा है कि आप उठो, आप सो कैसे गए, आप फिर ये नारे लगाने शुरू करो। देखिए, एक हो गया जुल्म जिहाद, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं, तीसरा जिहादी तकरीर में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने वाले मुसलमानों को उन्होंने नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कहा कि वंदे मातरम गाओ तो कुछ लोग वंदे मातरम गाने लग जाते हैं। कह रहे मेरी नजर में ये मुर्दा कौम है। जो मुसलमान भाई वंदे मातरम गा रहा है वो मुर्दा कौम होने की पहचान है। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मदनी के कहने का मतलब यह कि सच्चा मुसलमान भाई जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो मना कर दे, वो सच्चा मुसलमान है। आपके लिए धर्म पहले है देश साहब, ये पहला मौका नहीं है। मैं बता रहा हूं, जब जब मदनी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का खुला विरोध किया हो, कई मौकों पर उन्होंने ऐसा किया है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उनकी संस्था देवबंद वंदे मातरम के खिलाफ फतवा भी जारी कर चुकी है। 2006 में मदनी ने गुजरात के सूरत में कहा था अगर कोई मुसलमान खुद को सच्चा आस्तिक बिलीवर मानता है तो वो वंदे मातरम नहीं गा सकता। 2009 में मदनी ने देवबंद में आयोजित जमीयत के जलसे में एक फतवा जारी कर दिया था, कहा कि वंदे मातरम का पूरा गीत, संपूर्ण गीत मुसलमानों को नामंजूर है। पिछले महीने 10 नवंबर को मदनी ने कहा था कि वंदे मातरम का गीत मुसलमानों पर थोपना संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का खुला उल्लंघन है। सुनिए। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। ये मौलाना मदनी साहब का जो बयान है ये मुसलमानों को बर्बाद करने वाला बयान है, मुसलमानों को भड़काने वाला बयान है, इस देश में दंगा कराने वाला बयान है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मौलाना मदनी साहब के बयान से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में जो इस्लाम है 2014 के बाद आया है। क्या 2014 के पहले इस देश में इस्लाम नहीं था? मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मज़हब के ताल्लुक़ से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तिल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम को लेकर ही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर चर्चा कराएगी। बहुत बड़ी खबर है ये। और लोकसभा में विशेष चर्चा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर इसी हफ्ते हो सकती है। थर्सडे फ्राइडे को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। वंदे मातरम पर आरोप ये लगते हैं कांग्रेस पर कि वंदे मातरम को छोटा कर दिया था तुष्टीकरण के चक्कर में। वो भी एक अलग से बहस है जिसका हम कभी जिक्र करेंगे। अभी जो मौलाना गुस्सा हो रखे हैं, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम को भी काटकर छोटा कर दिया गया, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। कांग्रेस पर आरोप लगे थे तुष्टीकरण के चक्कर में, मौलानाओं के दबाव में। अब वंदे मातरम पर चर्चा 10 घंटे का वक्त तय किया गया है, सदन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन आज कैसे प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे मैसेज दिया, ड्रामा करने के लिए और भी जगह है। किसकी बात की प्रधानमंत्री ने? अब बात इसकी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, इसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो। किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। उन्होंने इससे पहले भी हमारे सेना के जवानों का मजाक उड़ाया है, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्ताहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। देखिए, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। ड्रामा करने की ना और भी जगह हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब इतना तीखा हमला हाल फिलहाल प्रधानमंत्री ने नहीं किया था विपक्ष पर। ड्रामा करने की और भी जगह हैं। ये ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए यहां पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर बवाल शुरू हो गया। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और धुल भी गया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को याद दिलाने की कोशिश की, नसीहत दी, समझाया साहब की संसद बहस के लिए है। नारों से ज्यादा नीतियों पर जोर दिया जाना चाहिए। विपक्ष को चुनावी हार की निराशा से बाहर निकलकर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मतलब पीएम ने आरोप लगाया कि ये बिहार में हार की हताशा इसलिए संसद में कर रहे हैं लोग तमाशा ड्रामा, जो प्रधानमंत्री ने कहा। ये बिहार के हार इसलिए संसद में चल रहा है आर पार, ये ड्रामा चल रहा है सिर्फ। नसीहत भी दी, कहा कि राजनीति में ना नकारात्मक कुछ काम आती होगी, लेकिन देश निर्माण के लिए सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। अब आप समझिए, देखिए, इधर मोदी ने विपक्ष पर ड्रामा करने का आरोप लगाया कि ड्रामा करते हैं लोग। अब कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी संसद में शामिल होने के लिए एक डॉग को लेकर संसद पहुंच गई। मोदी ने कहा ड्रामा करते हैं, और कांग्रेस की सांसद कुत्ते को लेकर संसद पहुंच गई। उनसे इनकी वजह पूछी गई तो उन्होंने एक अजीब सा बयान देते हुए कहा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलिए ठीक। आगे उन्होंने कहा कि काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, काटने डसने वाले तो संसद के अंदर बैठे। पीएम ने क्या कहा? ड्रामा करने के लिए और भी जगह हैं। यही कहा ना पीएम ने, ड्रामा नहीं, यहां तो डिलीवरी चाहिए, ड्रामा करने के लिए और भी जगह हैं। रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर आई, उनसे सवाल पूछा गया, सिक्योरिटी कंसर्न 10 चीजें उनसे पूछी गई। उन्होंने कहा कि ये काटता नहीं, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं। साहब, इसी बयान को लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सांसदों और ये यहां काम करने वाले हर सुरक्षा कर्मी का अपमान किया, यह संसद की अवमानना है। साथ ही कांग्रेस ने भी बता दिया कि विपक्ष को लेकर मोदी का बयान मतलब फिर सही था, ये ड्रामा नहीं तो क्या है। सुनिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें।
यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा काटने वाले संसद में बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा ड्रामा करने के लिए और भी जगह है। ये डिलीवरी ड्रामा वाला चल ही रहा था, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है साहब, शीत सत्र के पहले दिन हंगामा हुआ, धुल गया सत्र। एसआईआर से लेकर वोट चोरी, वंदे मातरम से लेकर पोल्यूशन को मुद्दा बनाकर हंगामा हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने सदन में स्पष्ट किया है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद विपक्ष हंगामे के मोड में था, इसलिए लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर 2 बजे, उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज संसद में राहुल गांधी ने तो मोदी के डिलीवरी ड्रामा वाले बयान पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि असल मुद्दों पर चर्चा ड्रामा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सभी को पता है ड्रामा कौन करता है। SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो SIR पे। देखिए कौन ड्रामा कर रहा है, कौन डिलीवरी दे रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस की डिलीवरी का मोड है ही नहीं साहब, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इंडिया अलायंस की एकता को बहुत बड़ा झटका लगा। आज की बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने चल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई बैठक, विपक्षी दलों की बैठक में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने कन्नी काट ली, किनारा कर लिया। संसद की कार्रवाई के दौरान एकजुटता के लिए आज कांग्रेस ने संसद भवन में सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। खड़गे जी के दफ्तर में बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इंडिया अलायंस के लगभग सभी दल के नेता पहुंचे, लेकिन टीएमसी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी सोर्सेज ने बैठक में शामिल होने के पीछे तर्क दिया, नहीं शामिल होने के पीछे तर्क दिया कि कांग्रेस बंगाल में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली में हम बार बार क्यों दिखें। वहीं कांग्रेस सोर्सेज ने दावा किया कि बैठक से पहले टीएमसी ने उनसे संपर्क करके बताया कि वो पार्टी की बैठक में व्यस्त है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। इससे पहले बिहार चुनाव के नतीजों के बाद और महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन पहले टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, क्योंकि आज पोल्यूशन का भी एक मुद्दा संसद ने उठाने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पोल्यूशन को लेकर। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यह सुन लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर, AQI को लेकर। सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम चुप नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने देखा है कि जब जब प्रदूषण पर सुनवाई होती है तो एयर क्वालिटी में सुधार होता है। ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण के मामले को अक्टूबर में बस लिस्ट करके नहीं छोड़ा जा सकता, हम इसकी नियमित सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पराली का भी मुद्दा उठाया, कहा कि साहब प्रदूषण के लिए पराली बहुत ज्यादा, उस पर ध्यान देना गलत है। कोर्ट ने इस मामले में किसानों का पक्ष लिया और कोर्ट ने क्या कहा सुनिए। कोर्ट ने कहा कि किसानों पर बोझ डालना आसान है और पराली एक ऐसी चीज है जिस पर आसानी से दोष मढ़ दिया जाता है। पराली को बहुत जल्दी ब्लेम है, उस पर दोष मढ़ दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हमें किसानों को जागरूक और संवेदनशील बनाने की जरूरत है
हमें उन्हें आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऑब्जर्वेशन थी। कोर्ट ने कहा कि कोविड के समय का भी जिक्र करते हुए कहा उस वक्त की पराली जल रही थी, तो दिल्ली का आसमान नीला क्यों था? पराली तो उस वक्त ही जल रही थी कोविड के दौरान। कोर्ट ने कहा कि कोविड के वक्त ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों पर रोक थी, जिसका असर प्रदूषण पोल्यूशन के कम होने पर भी पड़ा। कि कोविड के दौरान तो पराली जल रही, तब क्यों नहीं? तब तो आसमान नीला था। सुनिए। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इमरान खान की बहन अलीमा ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगा दिया साहब कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार अब उन्हें जेल में डालना चाहती है। यह बड़ी खबर है, इमरान खान के बाद उनकी बहन का नंबर लग सकता है। और अलीमा खान ने यह भी आरोप लगा दिया कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार उन्हें जेल में डालने की पूरी तैयारी कर चुकी है, सरकार उनके खिलाफ रास्ता तलाश रही है। उन्होंने कहा कि उनका भी वही हाल हो सकता है जो इमरान खान का हुआ। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने, सुनिए। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि मुझे जेल में डालना है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कौन से तरीके से। प्रोसिक्यूशन का लग रहा है कि उनके पास ही जजमेंट, क्योंकि जब अकाउंट बंद कर सकते हैं बगैर जज के हुक्म के, क्योंकि आप सबने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, तो ये ऑर्डर लिखा हुआ है। वहीं एक और आपको बता दें, उसके बेटे इमरान खान के बेटे कासिम ने भी पाकिस्तान सरकार से उसके जिंदा होने का सबूत मांग लिया। इमरान खान के बेटे का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके परिवार को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार को डर है कि इमरान खान के साथ कुछ हो गया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इमरान खान के मर्डर को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और कैसे हड़कंप मचा हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। के सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। तो मेरी अपील है आर्मी चीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, इदारों से कि प्लीज हमें बताएं कि वो कैसे है। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। क्या इमरान खान पर एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? क्या मुनीर की सेना ने इमरान खान को आइसोलेशन सेल में ही खत्म करवा दिया? मैं वहाँ सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। 30 दिनों से इमरान के बारे में किसी को कोई खबर क्यों नहीं दी जा रही? कई हफ्तों से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके गाइड जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। पाकिस्तान की सरकार से इन सवालों के जवाब न सिर्फ इमरान खान का परिवार और उनकी पार्टी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की जनता भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं? वो जिंदा हैं या उनकी हत्या करवा दी गई है? आखिरी बार इमरान खान को अडियाला जेल के आइसोलेशन सेल में देखा गया, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। सोशल मीडिया पर उनकी हत्या की खबरें वायरल हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान की सेना न ही पाकिस्तान सरकार इस बारे में खुलकर कुछ भी बताने को तैयार है। उसके बाद हमने अडियाला जेल जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बहनों में से किसी को भी सिर्फ उनको कहा कि 2 मिनट मिलने दे ताकि वो कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले और उनकी सेहत दरियाफ्त करे और बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वहाँ सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान के 3 मुतालबात हैं। आप सारे बच्चे खड़े हो, आप मुझे बता दो वो कौन सा मुतालबा अपना छोड़ते हैं। डेडलॉक उसी पे ही है ना, रूल ऑफ लॉ ये छोड़ दें, दूसरा जमहूरियत, फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये छोड़ दें। जिस वक्त पाकिस्तान की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन भाग गए हैं। इसलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार अब तक इमरान की हत्या की जिन खबरों पर पर्दा डाल रही थी, अब ऐलान करने का वक्त आ गया है। ये आशंकाएं निराधार इसलिए भी नहीं मानी जा सकती
क्योंकि इमरान खान और मुनीर के रिश्तों का सच पूरी दुनिया को पता है। खुद इमरान खान ने भविष्यवाणी की थी कि जेल के अंदर उनकी हत्या करवाई जा सकती है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के जिस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की सरकार है, वहां पर पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। 27 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी जब रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना देने पहुंचे थे, तो जेल के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा, जिसे लेकर दुनिया भर में मुनीर और शहबाज सरकार पर सवाल उठाए गए। लेकिन इमरान से जुड़ी किसी भी खबर पर मुनीर खामोश है। शहबाज देश से बाहर भाग गए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्री ये कहकर इमरान खान के समर्थकों और उनकी बहनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और अफगानिस्तान की मीडिया के सामने क्यों पाकिस्तान की सरकार की आलोचना की। याद रखें, इन्होंने फैसला किया हुआ है कि मुझे जेल में डालना है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कौन से तरीके से। प्रोसिक्यूशन का लग रहा है कि उनके पास ही जजमेंट, क्योंकि जब अकाउंट बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान कहाँ है? उन्हें पाकिस्तान की जनता से दूर क्यों रखा गया है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो चुका है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। और अब एक हैरान कर देने वाली दर्दनाक घटना के बारे में आपको बताएंगे, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के शव से शादी कर ली। हैरान कर देने वाली खबर। मेरे घर वालों को पता चल गया था, तो वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। साहब, महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर की एक दिल दहला देने वाली घटना। ये जातिवाद के मुंह पर एक करारा तमाचा। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के बाद, तस्वीरें हैं, प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या के बाद उसके शव से शादी की। प्रेमी सक्षम की हत्या के बाद उनकी जो प्रेमिका, जिनका नाम आंचल है, आंचल ने उनके शव से बह रहे खून से अपनी मांग भर ली, क्योंकि कुछ जातिवाद के चक्कर में उसके प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो तस्वीरें बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। शव से शादी की। आंचल ने कहा कि जब वो सक्षम के, अब वो कह रहे हैं कि वो सक्षम के घर पर ही रहेगी, क्योंकि शादी नहीं होने दी गई जातिवाद की वजह से और मेरे प्रेमी को मार दिया गया, इसलिए शव से शादी की, खून से जो है मांग भरी और कहा कि अब मैं सक्षम के घर ही रहूंगी। 20 साल के सक्षम ताटे और 21 साल की आंचल पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। खबर को सुनिएगा। आंचल का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से थे, बिरादरी, जाति अलग अलग थी। लड़का दलित समुदाय से था, इसलिए आरोपों के हिसाब से, अभी आरोप हैं लड़की के आरोप, आरोपों के हिसाब से लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आंचल ने कहा कि मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया और मेरे माता पिता उसे मारकर भी हार गए। मतलब आंचल के हिसाब से उसके प्रेमी की हत्या उसके माता पिता ने की है, उसके परिवार वालों ने की है। प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने कैमरे के सामने आई, उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन उसके प्रेमी सक्षम को मारा गया, जिस दिन कहा कि जिस दिन मेरे प्रेमी को मारा, उस दिन सुबह उसका भाई उसे पुलिस स्टेशन ले गया था, उसका भाई, ताकि सक्षम के खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज करवाया जा सके, क्योंकि परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। वो पुलिस स्टेशन ले गया। लड़की अपने परिवार के दबाव में अपने प्रेमी पर कुछ केस करने के लिए तैयार नहीं थी।
अच्छा, ये सब लड़की का वर्जन है। उसके मुताबिक थाने में पुलिस वालों ने उसके भाई से कहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कि केस करने की बजाय तुम अपनी बहन के प्रेमी को खत्म कर दो। अब हमें नहीं पता इस आरोप में कितनी सच्चाई है, लेकिन लड़की का आरोप है कि पुलिस वालों ने बोला कि तुम केस करने की बजाय अपनी बहन के प्रेमी को ही खत्म कर दो, जिससे समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर आरोपों के हिसाब से लड़की के भाई ने पुलिस वालों से वादा किया कि अब वो सक्षम की हत्या के बाद ही पुलिस वालों के पास आएगा। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। वैसे परिवार वालों ने प्रेमी को मार दिया, बेटी, मतलब इस मामले में सभी आरोपियों को महज 12 घंटे के अंदर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का पूरा बयान मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहिए, जहां इस लड़की के प्रेमी को मारा इसके परिवार वालों ने इस लड़की के हिसाब से, और इस लड़की ने अपने प्रेमी के शव से शादी की और खून से मांग भरी, और अब इनके परिवार में उसी सक्षम के परिवार के साथ ही वो रहेगी। सुनिए। जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई।